तो लास्ट क्लास में हम नवजात शिशु पोषण ये वाला टॉपिक शुरू किया था हमने, तो उसी में कंटिन्यू हम आगे कर रहे हैं। जैसे कल हमने थोड़ा बहुत आयुर्वेद के बारे में पढ़ा था कि स्तन्य क्या है, उसकी आप जो है परीक्षा किस तरीके से करोगे या शुद्ध स्तन्य कैसा होगा, उस बारे में कल हमने थोड़ी बहुत बातचीत की थी। आज हम अकॉर्डिंग टू मॉडर्न देखते हैं, मॉडर्न के अकॉर्डिंग फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन, जो हम कल बता रहे थे स्तन्य के बारे में, वो मॉडर्न ने क्या बोल दिया उसको, लैक्टेशन। तो उसकी फिजियोलॉजी थोड़ी सी देख लेते हैं। आपके सिलेबस में मॉडर्न वाला पार्ट इसका ज़्यादा है नहीं, मोस्टली जो पार्ट है शिशु पोषण के अंदर वो आयुर्वेद का ही है। तो जितना आपके सिलेबस में है उतना हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, क्या बताया गया है थोड़ा देख लेते हैं डिटेल से। तो फिजियोलॉजी लैक्टेशन में सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जब भी लैक्टेशन होगा उसके लिए आपको केवल दो बातें याद रखनी है। दोनों हार्मोन के नाम याद रखने हैं, फिर आप आके इसको अपने आप भी लिख सकते हो। जैसे कि लैक्टेशन होगा या मिल्क सिक्रीशन हो रहा है, मिल्क फॉर्मेशन हो रहा है, इजैकुलेशन हो रहा है, ये जो प्रोसेस होंगी ब्रेस्ट के अंदर, उनके लिए कौन दो हार्मोन जिम्मेदार होंगे। नंबर 1 इज प्रोलैक्टिन और नंबर 2 इज ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ये दोनों हार्मोन जो हैं इनकी वजह से क्या होगा, लैक्टेशन प्रोसेस जो है मदर के अंदर स्टार्ट होगा। तो लैक्टेशन के अंदर हुआ क्या शुरू से, लैक्टोजेनेसिस। लैक्टेशन को लैक्टोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ मिल्क को क्या बोल दिया, लैक्टोजेनेसिस। लैक्टोजेनेसिस की प्रोसेस में अनेक हार्मोन व रिफ्लेक्सेस भाग लेते हैं। रिफ्लेक्स तो क्या होगा, जैसे बेबी ने सक किया निपल को, उस वजह से हार्मोन कौन से हो गए, मेनली जो होते हैं वो दो हार्मोन काम करते हैं लैक्टोजेनेसिस की प्रोसेस में। एक हुआ प्रोलैक्टिन, दूसरा हुआ ऑक्सीटोसिन। दोनों का काम देखेंगे, दोनों किस तरीके से काम करते हैं, क्या करते हैं, दोनों का अपना अपना अलग अलग क्या फंक्शन है, सबकी बात करेंगे। तो जो मेन हार्मोन है जो मिल्क का इनिशिएशन करवाएगा, मिल्क सिंथेसिस बोलूं या सिक्रीशन बोलूं, ये जो इनिशिएशन करेगा कौन करेगा, प्रोलैक्टिन। यानी कि सबसे पहले ऑक्सीटोसिन भले ही कितना हो भर भर के, लेकिन अगर प्रोलैक्टिन नहीं है मदर के अंदर, प्रोलैक्टिन का लेवल जो है उसके अंदर फ्लक्चुएशन है, प्रॉपर नहीं है, तब तक क्या नहीं होगा, सिक्रीशन या सिंथेसिस शुरू नहीं होगा। तो प्रोलैक्टिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोलैक्टिन का काम क्या है, मिल्क सिक्रीशन रिफ्लेक्स देगा, यानी कि सबसे पहले जो इनिशिएशन होगा ब्रेस्ट मिल्क का, इनिशिएशन होगा फॉर्मेशन का, सिंथेसिस, सिक्रीशन कुछ भी बोल सकते हो आप, उसका इनिशिएशन कौन देगा, प्रोलैक्टिन देगा। अब ये प्रोलैक्टिन कहाँ से आएगा, मदर के अंदर प्रोलैक्टिन कहाँ से आएगा, थोड़ा सा उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। क्या है, जेस्टेशनल पीरियड जो है 9 मंथ का जेस्टेशनल पीरियड है, उसके अंदर क्या होगा, प्लेसेंटा रहेगा। तो आप लोग जानते ही होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्लेसेंटा कई सारे हार्मोन सिक्रीट करता है। ठीक है, प्लेसेंटा से बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट होंगे, तो उनमें से एक का नाम होता है प्रोलैक्टिन। यानी कि प्रोलैक्टिन जो है वो थोड़ा बहुत कहाँ से स्टार्टिंग होगा, इनिशिएशन कहाँ से होगा, उसकी बात कर रही हूँ मैं। तो जो प्लेसेंटा है उससे थोड़ा बहुत क्या हुआ, प्रोलैक्टिन सिक्रीट हुआ। प्रोलैक्टिन सिक्रीट हुआ तो इसका मतलब तो ये होना चाहिए कि जो जेस्टेशनल पीरियड है 9 मंथ का, उसके अंदर ही ब्रेस्ट मिल्क का फॉर्मेशन और इजैकुलेशन शुरू हो जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आफ्टर डिलीवरी ही ब्रेस्ट मिल्क का जो इजैकुलेशन है, सिक्रीशन शुरू होता है। ऐसा क्यों हुआ कि ये जो प्रोलैक्टिन है जेस्टेशन पीरियड के अंदर, गर्भावस्था के अंदर ये सिक्रीट तो ज़रूर हो रहा है, लेकिन आप लोगों को एक हार्मोन का नाम और पता होगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। क्या बोलते हैं इसको, प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन। आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, सबको पता होगा। प्रोजेस्टेरोन क्या है, प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन, ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखेगा। तो जो प्रोजेस्टेरोन होता है, ये प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, इस प्रोलैक्टिन को सप्रेस करके रखता है। इसका जो वर्क है इसको सप्रेस करके रखता है। इस वजह से क्या होता है, वो जो 9 मंथ वाला पीरियड है उसके अंदर ना मिल्क का सिक्रीशन होगा ना उसका इजैकुलेशन होगा। जब प्रेगनेंसी यानी कि डिलीवरी हो जाएगी, यानी कि 9 मंथ आते आते क्या होता है, डिलीवरी के लिए जो बेबी है वो प्रिपेयर हो रहा है, तो उस टाइम पे प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो होते हैं इनका लेवल डाउन होने लगता है, जिसकी वजह से प्रोलैक्टिन एक्टिव हो जाता है और जो है लास्ट जो ट्राइमेस्टर है वहाँ से थोड़ा थोड़ा सिक्रीशन शुरू हो जाएगा।
तो जब तक प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा रहेगा तब तक प्रोलैक्टिन अपना काम नहीं कर पाएगा। अगर आपको ये वाली बात समझ में आ गई है तो आगे आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ जाएगा सारा। इस बात को याद रखिएगा जो मैंने अभी समझाया, नेक्स्ट पेज पे काम आएगी। तो जो हो गया, प्रोलैक्टिन क्या करवा रहा है, मिल्क सिक्रीशन करवा रहा है। फिर उसके बाद लैक्टेशन रेफर्स टू सिंथेसिस, सिक्रीशन एंड इजैकुलेशन ऑफ मिल्क। अगर हम बोल रहे हैं लैक्टेशन हो रहा है, इसका मतलब है मिल्क का सिक्रीशन भी हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है, इजैकुलेशन भी हो रहा है। इजैकुलेशन यानी कि बेबी को फीड भी करा रही है मदर। तो ये तीनों चीज़ें अगर हो रही हैं तो हम बोल रहे हैं क्या चल रहा है, इसके अंदर लैक्टेशन प्रोसेस चल रहा है। अब जो मेनली जो लैक्टेशन होता है उसके अंदर मेन 2 प्रोसेस आती हैं। 2 प्रोसेस कौन सी, मिल्क का सिक्रीशन। सिक्रीशन का मतलब है कि जो वहाँ की लैक्टिफेरस जो डक्ट है वहाँ पे मिल्क एक्यूमुलेट भी रहना चाहिए, बना हुआ होना चाहिए। जब वहाँ पे एक्यूमुलेट रहेगा, पहले से रहेगा, तभी तो वो इजैकुलेट हो पाएगा, यानी कि बेबी फीड कर पाएगा। तो 2 प्रोसेस आती हैं मेनली लैक्टेशन के अंदर। वन इज मिल्क सिक्रीशन, यानी कि सिंथेसिस हो रहा है, मिल्क का सिक्रीशन हो रहा है, और दूसरा हो गया मिल्क इजैकुलेशन, यानी कि बाहर निकल रहा है। ठीक है, ये 2 प्रोसेस हो गई। अब थोड़ा सा इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं, मिल्क सिक्रीशन और इजैकुलेशन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हम मिल्क सिक्रीशन की। मिल्क सिक्रीशन क्या है, सिंथेसिस ऑफ मिल्क। सिक्रीशन अभी बोलते आ रही हूँ मैं, सिंथेसिस सिक्रीशन एक ही बात हो गया। मिल्क सिक्रीशन, सिंथेसिस ऑफ मिल्क बाय एल्वियोलर एपिथेलियम। जो मायो एपिथेलियल लेयर है ब्रेस्ट की, जो एल्वियोलर है, उनसे क्या हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है। ज़्यादा डिटेल में एनाटॉमी नहीं पढ़ाऊंगी मैं आपको गायनी में पढ़नी है, वहाँ से पढ़िएगा इसको, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये वाला टॉपिक आपके गायनी में भी है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, जो मायो एपिथेलियल सेल है वहाँ पे मिल्क का क्या हो रहा है, सिक्रीशन हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है, एंड इन इट्स पैसेज थ्रू द डक्टल सिस्टम इज कॉल्ड मिल्क सिक्रीशन। यानी कि वहाँ पे क्या हो गया, मायो एपिथेलियम सेल में क्या हो रहा है, मिल्क का सिक्रीशन हो रहा है, डक्टल सिस्टम से वो पास आउट हो रहा है, वो क्या हो गया, मिल्क सिक्रीशन। इसके अंदर 2 प्रोसेस और आएंगी। मिल्क सिक्रीशन है, उसके अंदर 2 प्रोसेस और आती हैं, कौन सी, देखिए। मिल्क सिंथेसिस हो रहा है, इसका मतलब ये है कि पहली बार कभी मिल्क बना होगा, पहली बार जब प्रेगनेंसी थी उस टाइम में, लास्ट ट्राइमेस्टर में सिंथेसिस शुरू हुआ होगा, यानी कभी ना कभी तो पहली बार तो हुआ होगा। पहली बार हो चुका है, उसके बाद ये कंटिन्यू कैसे रहेगा, टू बी कंटिन्यू कैसे रहेगा, ये दोनों प्रोसेस आएंगी मिल्क सिक्रीशन। मिल्क सिक्रीशन से आप क्या समझ रहे हो कि एक बार तो उसका इनिशिएशन हुआ, यानी कि शुरुआत हुई, इनिशिएशन हो गया, फिर वो मेंटेन कैसे रहता है। ऐसा थोड़ी है कि एक बार बन के सारा खत्म हो गया, अब नहीं बन रहा, ऐसा तो नहीं होगा। कि इनिशिएशन तो हो चुका है, उसके बाद उसकी मेंटेनेंस भी ज़रूरी है मिल्क सिक्रीशन की, यानी कि बनते रहना चाहिए। अगर ऐसा हुआ कि पहली बार बना था, बन के ख़त्म हो गया, अब नहीं बन रहा, तो बेबी को फीड कैसे कराएगी। तो इनिशिएशन, 2 प्रोसेस आ गई मिल्क सिक्रीशन के अंदर, इनिशिएशन ऑफ मिल्क सिक्रीशन, या आप इसको लैक्टोजेनेसिस बोल सकते हो, और मेंटेनेंस ऑफ मिल्क सिक्रीशन, इसको आप गैलेक्टोपोइसिस भी बोल सकते हो। तो लैक्टोजेनेसिस तो क्या हो गया, इनिशिएशन, उसकी शुरुआत हुई, पहली बार कैसे शुरुआत हुई, वो हो गया लैक्टोजेनेसिस। गैलेक्टोपोइसिस, टू बी कंटिन्यू कैसे रहा, मेंटेनेंस उसका कैसे हुआ, ये दोनों बातें किसके बारे में बोल रही हूँ मैं, मिल्क सिक्रीशन के बारे में, कि उसका इनिशिएशन किस तरीके से हुआ, उसका मेंटेनेंस कैसे रह रहा है। क्योंकि जो पूरा जो 6 मंथ वाला पीरियड होगा आफ्टर डिलीवरी, जब तक बच्चा का उसका फल प्राशन या अन्न प्राशन नहीं हो जाता, तब तक तो वो पूरी तरीके से ब्रेस्ट मिल्क पर ही डिपेंड है। तो तब तक क्या है, ब्रेस्ट मिल्क के सिक्रीशन, सिंथेसिस, फॉर्मेशन, जो भी आप बोलो, उसके अंदर किसी भी तरीके की रुकावट नहीं आनी चाहिए। रुकावट नहीं आनी चाहिए, इसका मतलब है कि उसकी मेंटेनेंस बनी रहनी चाहिए। ये दोनों काम मेन कौन करेगा, इनिशिएशन भी और मेंटेनेंस भी, दोनों काम किसके जिम्मे जाते हैं, प्रोलैक्टिन के। आज के बाद याद रखिएगा, प्रोलैक्टिन कर रहा है ये दोनों काम, इनिशिएशन भी कराएगा और मेंटेनेंस भी करेगा, उसको कंटिन्यू भी रखेगा। क्योंकि जब तक प्रोलैक्टिन नहीं होगा तब तक मिल्क का सिंथेसिस नहीं हो सकता। तो ये बात हो गई मिल्क सिक्रीशन के बारे में। फिर बात कर लेते हैं
लैक्टोजेनेसिस। लैक्टोजेनेसिस यानी कि इनिशिएशन कैसे हुआ। अभी हमने पढ़ा है लैक्टोजेनेसिस क्या है, इनिशिएशन। इनिशिएशन कैसे हुआ उसकी बात कर लेते हैं। अभी जो मैंने आपको प्रोजेस्टेरोन वाली कहानी सुनाई थी वो वाली बात याद रखोगे तो ये समझ में आएगा आपको अच्छे से। क्या हुआ इसके अंदर, लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी या जो लास्ट ट्राइमेस्टर है वो बोल सकते हो। जैसे कि मान लीजिए 9वें महीने की बात चल रही है, उस टाइम पे क्या है, उसकी ग्रोथ जो है वो कंप्लीट हो रही है, धीरे धीरे कंप्लीट हो चुकी है एक तरीके से। यानी कि अब जो है डिलीवरी का नज़दीक वाला टाइम आ गया है। उस टाइम क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन अपने आप ही क्या हो जाएगा, कम होने लग जाता है। तो लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन अधिक होगा। अब प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन अधिक क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन क्या हो गया, कम हो गया। प्रोजेस्टेरोन का काम था कि इसको प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखना है, लेकिन जब ग्रोथ कंप्लीट हो जाएगी तो इसके लिए भी फीडबैक जाएगा और ये सबसाइड हो जाएगा। जब प्रोजेस्टेरोन कम हो जाएगा तो अब प्रोलैक्टिन को रोकने वाला कोई नहीं है। प्रोजेस्टेरोन पहले क्या काम कर रहा था कि मैं ही राजा बन के रहूँगा, तो मैं आगे नहीं आने दूंगा, ये प्रोलैक्टिन को आगे नहीं आने दे रहा था। अब प्रोलैक्टिन जब तक मैदान में नहीं आएगा तब तक वो खेलेगा नहीं, यानी कि अपना काम नहीं करेगा। और जब तक उसको प्रोजेस्टेरोन का डर रहेगा या प्रोजेस्टेरोन दिखता रहेगा तब तक प्रोलैक्टिन अपना काम नहीं करेगा। तो जब प्रोजेस्टेरोन दिखना गायब हो जाएगा या कम हो जाएगा, गायब तो एकदम नहीं होगा, कम हो जाएगा, तब प्रोलैक्टिन क्या हो जाएगा, अपना काम करना थोड़ा थोड़ा शुरू कर देगा। तो वही बात यहाँ पे हो रही है कि लास्ट मंथ में क्या हुआ, प्रोलैक्टिन का ज़्यादा सिक्रीशन होता है। क्यों होता है अब आपको समझ में आ गई होगी ये बात कि बट एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों ज़्यादा रहते हैं, इसीलिए ये प्रोलैक्टिन की एक्टिविटी को क्या करके रखते हैं, सप्रेस करके रखते हैं। यानी कि 6-7वें महीने तक ये दोनों ज़्यादा थे, इन्होंने प्रोलैक्टिन को अपना काम नहीं करने दिया। प्रोलैक्टिन अपना काम नहीं करेगा तो मिल्क का सिक्रीशन या सिंथेसिस नहीं होगा। जब 9 मंथ आता है तो ये दोनों कम होने लग गए, और ये कम होने लग गए तो प्रोलैक्टिन बढ़ने लग गया। समझ में आ गया आपको। इसीलिए क्या हुआ, यह प्रोलैक्टिन एक्टिविटी को ये इन्होंने सप्रेस रखा, लेकिन जस्ट आफ्टर डिलीवरी प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन लेवल जो होते हैं वो डाउन हो जाएंगे, इसलिए प्रोलैक्टिन एक्टिवेट होगा और लैक्टोजेनेसिस या इनिशिएशन को क्या करेगा, प्रमोट करेगा। तो 9 मंथ की जो एंडिंग है या मिड से आप बोल सकते हो, और डिलीवरी के बाद तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि अब बिल्कुल भी प्रोजेस्टेरोन नहीं है। तो इस वजह से क्या होगा, प्रोलैक्टिन अपना काम करेगा और मिल्क का जो सिक्रीशन है वो इनिशिएट हो पाएगा, जिसको हम लैक्टोजेनेसिस बोलेंगे। तो ये बात, ये कहानी तो थी लैक्टोजेनेसिस की, जिसमें आपको मेनली बात ये जो प्रोजेस्टेरोन है और प्रोलैक्टिन है, इन दोनों की कहानी आपको अच्छे से अगर याद हो जाए, मतलब समझ में आ गई हो अभी, तो ये लैक्टोजेनेसिस आप इजीली लिख सकते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं गैलेक्टोपोइसिस। अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि इनिशिएशन तो हो गया, ठीक बात है, लेकिन मेंटेनेंस भी तो ज़रूरी है। जब तक मेंटेनेंस नहीं रहेगी, कंटिन्यू नहीं रहेगा, तो बच्चा फीड कैसे करेगा। तो उसमें भी जिम्मेदार ये दोनों चीज़ें, जो लैक्टोजेनेसिस है और गैलेक्टोपोइसिस है, किसके जिम्मे आ रही हैं, मिल्क सिक्रीशन यानी कि प्रोलैक्टिन। तो इसका भी काम कौन करवाएगा, प्रोलैक्टिन करवाएगा। प्रोलैक्टिन ने क्या करवा दिया, इनिशिएशन भी करवा दिया और उसको कंटिन्यू भी रखेगा, मेंटेन भी रखेगा। वो प्रोसेस क्या होगी, गैलेक्टोपोइसिस। ठीक है, तो ये दोनों बात होगी। यही बात इसके अंदर जो अभी मैंने बोला है वही लिखा है यहाँ पे। तो गैलेक्टोपोइसिस और लैक्टोजेनेसिस दोनों किसने करवाया, प्रोलैक्टिन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मिल्क का इजैकुलेशन किस तरीके से होगा। सिक्रीशन हो गया, बन रखा है, लेकिन बाहर भी तो आना चाहिए, इजैकुलेशन भी तो होना चाहिए। तो थोड़ा उसके बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले जो लिखा है वो देखते हैं क्या लिखा है। यानी कि यहाँ पे लिखा है कि हाइपोथैलेमस कैसे काम करता है गैलेक्टोपोइसिस में, देख लेते हैं। ये थोड़ा रिफ्लेक्स का पता चल जाएगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पे कि रिफ्लेक्स भी जो है पार्टिसिपेट करते हैं, रिफ्लेक्स भी काम करते हैं इस प्रोसेस में, और हार्मोन भी काम करते हैं। तो हार्मोन का हम देख चुके, अब रिफ्लेक्स का देख लेते हैं। रिफ्लेक्स कैसे हुआ, कौन सा रिफ्लेक्स आएगा जिसकी वजह से प्रोलैक्टिन सिक्रीट ज़्यादा होगा और मिल्क का सिक्रीशन ज़्यादा होगा, दोनों की बात कर लेते हैं। तो इसमें रिफ्लेक्स की सारी बात करते हैं, किसके अकॉर्डिंग करते हैं हम, हाइपोथैलेमस के अकॉर्डिंग। तो रोल ऑफ हाइपोथैलेमस इन गैलेक्टोपोइसिस, यानी कि मेंटेनेंस में गैलेक्टोपोइसिस क्या है, मेंटेनेंस।
मेंटेनेंस में कौन जिम्मेदार है? मेंटेन करके रखने के लिए प्रोलैक्टिन तो जिम्मेदार है ही। कहाँ से आ रहा है वो देख रहे हैं, हाइपोथैलेमस से आएगा। कैसे आएगा देखते हैं, क्योंकि पहले तो क्या है, प्लेसेंटा ने शुरुआत करा दी, अब तो हाइपोथैलेमस को ही बनाना है। कैसे होगी उसकी शुरुआत? लेकिन हाइपोथैलेमस भी जिद्दी है। कैसे जिद्दी है? कि जब तक इसको किसी भी चीज़ का एक्टिवेशन नहीं मिलेगा, कोई रिफ्लेक्स नहीं मिलेगा, तब तक ये काम नहीं करेगा, यानी कि शुरुआत नहीं करेगा। तो वो रिफ्लेक्स कहाँ से जाएगा? रिफ्लेक्स जाएगा, यहाँ पे आप एक वर्ड ऐड कर लीजिएगा, सक। जब भी बच्चा मदर के निपल को सक करेगा, ठीक है, निपल बाई द बेबी, सक लिख लीजिएगा, यहाँ पर रह गया है वो वर्ड लिखना। जब भी बच्चे ने मदर के निपल को सक किया, वहाँ से क्या हुआ? इम्पल्स जनरेट हुआ। निपल से इम्पल्स जनरेट हुआ, कहाँ गया? हाइपोथैलेमस में गया। यानी कि रिफ्लेक्स का काम किया है किसने? बच्चे ने। कैसे? मदर के निपल को सक करके। तो ये जो रिफ्लेक्स है कहाँ गया? हाइपोथैलेमस में गया। हाइपोथैलेमस में जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा? जो प्रोलैक्टिन है उसका सिक्रीशन क्या हो जाएगा? स्टिमुलेट हो जाएगा। अब मैंने आपको 2 हार्मोन बताए थे, एक सेकंड रुकिएगा। मैंने आपको 2 हार्मोन बताए थे, एक बताया था प्रोलैक्टिन और एक बताया था ऑक्सीटोसिन। तो वहाँ पे जो पिट्यूटरी है उसके एंटीरियर पिट्यूटरी पार्ट से तो सिक्रीट होता है प्रोलैक्टिन, और पोस्टीरियर से कौन सा सिक्रीट होगा? ऑक्सीटोसिन। इतना आपको सभी को पता होगा, सब पढ़ के आ रखे हैं इन बातों को। तो सबसे पहले क्या हुआ? बेबी ने निपल को सक किया, वहाँ से इम्पल्स जनरेट हुआ, रिफ्लेक्स से इम्पल्स जनरेट हुआ, हाइपोथैलेमस में गया। हाइपोथैलेमस में एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन शुरू हुआ। प्रोलैक्टिन जो अगर एक बार सिक्रीशन शुरू हो गया तो प्रोलैक्टिन का मेन काम क्या है? मैं पिछली 15 मिनट से चिल्ला रही हूँ, मेन काम क्या है? मिल्क सिक्रीशन। तो आपको समझ में आया कौन से रिफ्लेक्स की वजह से मिल्क का सिक्रीशन या फॉर्मेशन शुरू हुआ। फिर बेबी ने निपल को सक किया, हाइपोथैलेमस में गया, वहाँ से प्रोलैक्टिन एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट हुआ, और प्रोलैक्टिन ने आके मायोएपिथेलियल सेल पर वर्क किया, ब्रेस्ट की पे, और वहाँ से क्या हुआ? मिल्क का फॉर्मेशन शुरू हुआ। इस तरीके से ये गैलेक्टोपोएसिस की कहानी मेंटेन रहेगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट है मिल्क इजैकुलेशन। अब बन तो गया लेकिन बाहर भी तो निकले। बाहर कैसे निकलेगा? उसके लिए भी रिफ्लेक्स यही सेम फिनोमेना काम करेगा कि बच्चा जैसे ही निपल को सक करेगा फिर क्या होगा? ऑक्सीटोसिन भी रिलीज होगा। तो देख लेते हैं इसके अंदर क्या लिखा है। इट इज़ अ रिफ्लेक्स फिनोमेना। मिल्क सिक्रीशन भी कैसे ही होगा? ऐसे थोड़ी है कि कभी भी हो रहा है, जब भी मदर जो है वो बेबी को फीड कराएगी उसी टाइम पे सिक्रीशन होगा, एनी टाइम तो नहीं होते रहेगा। सॉरी, सिक्रीशन नहीं, इजैकुलेशन। इजैकुलेशन तो उसी टाइम पे होगा। सिक्रीशन और भी चीज़ों की वजह से हो सकता है, सिक्रीशन तो और भी चीज़ों की वजह से हो सकता है, लेकिन इजैकुलेशन उसी टाइम पे होगा जब बेबी निपल को सक करेगा। तो ये भी क्या है? रिफ्लेक्स फिनोमिना है। इट इज़ कॉल्ड मिल्क सिक्रीशन रिफ्लेक्स और मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स। मिल्क लेट डाउन यानी कि बाहर निकल रहा है, या मिल्क इजैकुलेशन रिफ्लेक्स भी इसको कहते हैं। इट इज़ अ न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स। न्यूरो एंडोक्राइन क्योंकि इम्पल्स जा रहे हैं और उसके बाद ऑक्सीटोसिन आ रहा है, इम्पल्स जा रहा है, ऑक्सीटोसिन आ रहा है, तो दोनों ही हो गए ना, न्यूरो एंडोक्राइन। तो ये भी क्या है? मिल्क इजैकुलेशन न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स है। तो ऑक्सीटोसिन कहाँ से आएगा? पोस्टीरियर। जैसे ही बच्चा निपल को सक करेगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या आएगा? ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, उसके बाद क्या होगा? जो ब्रेस्ट में लैक्टिफेरस डक्ट हैं, मायोएपिथेलियल सेल हैं, उनके अंदर क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्शन होंगे, और कॉन्ट्रैक्शन होंगे उसके बाद क्या होगा? मिल्क अपने आप ही इजैकुलेट होना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस चलती है। पढ़ लेते हैं एक बार और क्या लिखा है। ऑक्सीटोसिन इज सिक्रीटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी, बता चुकी, जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोएपिथेलियल सेल अराउंड एल्वुलाई दैट कॉज इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम ग्लैंड इनटू लैक्टिफेरस डक्ट। तो जो कॉन्ट्रैक्शन जब तक, जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ है तो कोई भी वो ब्रेस्ट में जब तक कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तब तक उसके अंदर जो मिल्क भरा पड़ा है
वो जब तक बाहर नहीं निकलेगा, भले ही कितना भरा पड़ा हो, जब तक कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। जैसे कि कैपिलरी है, बाहर आगे की तरफ मूव कब करेगी, जब उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होंगे। कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, इजैकुलेशन नहीं होगा। तो इसीलिए जो मेन कॉन्ट्रैक्शन का काम है, ऑक्सीटोसिन का काम क्या है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन करा रहा है, किसके अंदर, मायो एपिथेलियल सेल के अंदर। इस तरीके से क्या होगा, मिल्क का इजैकुलेशन होगा और बेबी फीड करेगा। मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी अभी कि मेंटेनेंस ज़रूरी है। तो मेंटेनेंस के लिए देखिए, मेंटेनेंस यानी कि गैलेक्टोपोइसिस वाली बात बता रही हूँ एक बार, उसमें एक चीज़ और बताती हूँ मैं आपको कि जो मेंटेनेंस है उसके लिए प्रोलैक्टिन तो ज़रूरी है ही, साथ साथ क्या ज़रूरी है, मेंटेनेंस कब होगा, मिल्क का सिक्रीशन का मेंटेनेंस कैसे रहेगा, वो तब रहेगा जब वहाँ पे जो पहले से, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, पहले से उन डक्ट के अंदर, एल्वुलाई के अंदर जो मिल्क प्रेजेंट है वो बाहर निकल जाए। समझ रहे हो आप? यानी कि अगर मिल्क का इजैकुलेशन भी प्रॉपर चल रहा है, टाइम टू टाइम चल रहा है, तो भी रिफ्लेक्ट जाएगा कि वहाँ पे जो खाली हो चुका है उस जगह वापस से क्या हो जाएगा, सिक्रीशन शुरू हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा कि दोनों ही साथ साथ चलेंगे ये प्रोसेस, मिल्क सिक्रीशन भी और मिल्क इजैकुलेशन भी। अगर जो है मेंटेनेंस के लिए दो बात ज़रूरी है, प्रोलैक्टिन तो ज़रूरी है ही, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि इजैकुलेशन टाइम टू टाइम होता रहे, क्योंकि इजैकुलेशन टाइम टू टाइम होता रहेगा तो ही तो दूसरा सिग्नल फॉर्मेशन के लिए जाएगा। अब अगर ऐसा हो कि एक बार बन चुका है मिल्क लेकिन वो बाहर नहीं निकला, कई दिन हो गए, तो आप वापस बताइए कि सिक्रीशन का वापस से मैसेज जाएगा क्या, रिफ्लेक्स जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि जो पहले से भरा पड़ा है वो तो बाहर निकला नहीं, यानी कि इजैकुलेट नहीं हुआ, तो नया मिल्क नहीं बनेगा। तो दो बातें और ज़रूरी हैं मेंटेनेंस के लिए, ये पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हो, क्या कि इजैकुलेशन भी साथ साथ चलता रहे तो भी क्या होगा, मेंटेनेंस ऑफ मिल्क सिक्रीशन बना रहेगा। ठीक है, इसको बढ़ाने वाले फैक्टर कौन से हैं, मिल्क सिक्रीशन या इजैकुलेशन को बढ़ाने वाले फैक्टर कौन से हैं? एक तो थिंक लविंग ऑफ बेबी, साउंड ऑफ बेबी, साइट ऑफ बेबी। मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि आयुर्वेद में क्या बोला गया है, माँ के अंदर वात्सल्य का भाव होता है। कौन सा भाव होता है? वात्सल्य का भाव होता है, यानी कि ममता या ममत्व जो भाव बोलते हैं हम, उसकी बात हो रही है। तो जो हम वात्सल्य बोलते हैं आयुर्वेद में, उन्हीं को इन्होंने अपनी टर्म में बोल दिया। वात्सल्य क्या है? जब भी माँ अपने बच्चे की आवाज़ सुनेगी या उसकी तरफ देखेगी या उसके बारे में सोचेगी, तो सबसे पहली बात माँ यही सोचती है कि मेरा बच्चा भूखा तो नहीं है। इसीलिए क्या होगा, ये इन्हेंस होगा, सिक्रीशन इजैकुलेशन ऐसे शुरू होगा। तो ये वाला फैक्टर, जो ये मेंटेलिटी है मदर की, ये भी एक अपना रोल प्ले करती है। कई ऐसे होता है कि अगर माँ को अपने बेबी से क्या है, प्यार नहीं है, तो उसके अंदर फॉर्मेशन इजैकुलेशन होगा ही नहीं, कितने भी हार्मोन आ जाए, कुछ भी हो जाए। ये मेंटेलिटी भी ज़रूरी है। ये क्या करते हैं, हार्मोनल एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। अगर वो ऐसा सोचेगी, अगर वो ऐसा ये वाली चीज़ है वो सोच रही है, तो इनसे क्या होगा, क्या एनहेंस होगा, हार्मोनल एक्टिविटी बढ़ेगी, जिसकी वजह से सिक्रीशन और इजैकुलेशन शुरू होगा। तो ये बात हुई हमारी मॉडर्न के अकॉर्डिंग, पूरा क्या, फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन। इतना ही आपको पढ़ना है, सफिशिएंट है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बस आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या हो रहा है। ज़्यादा डिटेल में कि आप अलग से ब्रेस्ट की एनाटॉमी पढ़ने लगे हो, पूरा सारा पढ़ने लगे हो कि क्या हो रहा है, कैसे रिफ्लेक्स आ रहे हैं, इतना पढ़ने की अभी आपको अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज़रूरत है नहीं। बाकी आप अपनी नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो आराम से, ठीक है।